नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो देश के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे मार्केट में यूरिया की बहुत बड़ी महामारी चल रही है या यूरिया की बहुत बड़ी कमी दिख रही है और किसान भाई परेशान हैं। खासकर सीतापुर में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों ने हड़ताल कर रखी है और व्यापारी भाई भी धरना दे रहे हैं। आज भी जब खेती का सीजन आता है तो कई जगह किसानों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि यूरिया नहीं मिल रही है, दुकान पर स्टॉक खत्म हो गया है या फिर तय कीमत से ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, दुकानदार जो है महंगा यूरिया बेच रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार को राशन कार्ड जैसे बढ़ता है उस तरीके से यूरिया भी फिक्स मात्रा में फिक्स कर देना चाहिए, या दुकानें जैसे राशन की फिक्स होती हैं उस तरीके से क्या फिक्स करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज हम इस पर बात करेंगे, इससे क्या कालाबाजारी खत्म हो सकती है या फिर इससे नई समस्याएं पैदा होंगी, कि कैसे इस चीज़ को हम कैसे सरकार से निवेदन करके कैसे इस चीज़ को निपटा सकते हैं, या सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए जिससे ये जो यूरिया की या खाद की जो किल्लत है वो दूर हो सके। तो देखिए, यूरिया की समस्या आखिर है क्या। दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत में यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद होती है, क्योंकि इस पर सरकार की भारी सब्सिडी मिलती है और यह सबसे खादों में सबसे सस्ती पड़ती है। सरकार इस पर बहुत बड़ी सब्सिडी देती है ताकि किसानों को कम कीमत पर खाद मिल सके। लेकिन हर साल बुआई के समय कई राज्यों में यह खबर आती है कि यूरिया खत्म हो गई है, लाइनें लग रही हैं और स्टॉक मिल नहीं रहा है कहीं पर, या फिर दुकानदार महंगी बेच रहा है। ऐसे में किसान परेशान हो जाता है। आखिर किसान फिर करे क्या, क्योंकि जब यूरिया मिल नहीं पाता है टाइम पर तो उनकी जो फसल है वो खराब होने लगती है। क्या राशन कार्ड वाला जो मॉडल है वो लागू हो सकता है यूरिया पर? जैसे राशन कार्ड पर हर परिवार को तय सीमा जो होती है वो मिलती है और एक दुकान फिक्स होती है कि यहाँ पर जाके आप अपना राशन ले सकते हैं और पहले ही बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लग जाता है। वैसे ही हर किसान को उसकी ज़मीन के हिसाब से अगर यूरिया एक फिक्स दुकान पर मिलने लगे तो क्या ये संभव है, क्या इससे थोड़ा राहत मिल सकती है? तो चलिए अभी वीडियो में पूरा जानेंगे। देखिए, अगर कोई चीज़ ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे सभी किसान भाई पढ़े लिखे उतना नहीं होते हैं, तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं होता है, और अगर वो कहीं पर जाते हैं सीएससी सेंटर पे या कहीं से भी कराते हैं तो उसके लिए उनके बदले में पैसे देने पड़ते हैं। तो ये भी एक समस्या बड़ी बन जाती है। और इस मॉडल के फ़ायदे क्या हो सकते हैं? अगर कोटे के दार जैसे बांटता है उस तरीके से अगर फ़ायदा देखा जाए तो क्या फ़ायदा होगा? तो काला बाजारी जो है यूरिया की वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी हमारे हिसाब से। दूसरा, जिस किसान को वास्तव में ज़रूरत है उसी के पास तक यूरिया पहुंचेगा। ये तो फिक्स है कि जिस अंगूठा लगेगा वहां पर और वही किसान लेने जा पाएगा, जिसके नाम से जितनी रकबा होगा वही वहां पर पहुंच पाएगा। तो स्टॉक की सही योजना बनानी पड़ेगी इसके लिए सरकार को, कि जो सेंटर बनेंगे उसके लिए स्टॉक जो है पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर हमेशा रहे। इसका पहले से ही फिक्स होना चाहिए कि इस एरिया में इतनी खपत होती है। सरकार को भी इससे पता रहेगा कि किस ज़िले में कितनी खपत होती है, उसी के आधार पर सरकार को सप्लाई भी भेजनी पड़ेगी। अगर सप्लाई कम रहेगी तो फिर वो दिक्कत आएगी ही आएगी। लेकिन कुछ इसमें बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी आएंगी। जैसे हम बात करते हैं दूसरे तरफ का, अगर दूसरा हिस्सा देखें कि अगर सरकार एक निश्चित मात्रा तय कर दे किसानों को कि इतनी यूरिया इतने रकबे पर मिलेगी, जैसा कि तय कर चुकी है सरकार, अगर उसके आधार पर चलें तो क्या दिक्कतें आएंगी वो भी जान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि सबकी हर किसान की ज़रूरत एक जैसी तो होती नहीं है। किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए यूरिया, और किसी कोई बटाई पे कर रहा है, बटाईदार कहीं बाहर रह रहा है, कोई धान उगाता है और कोई मक्का ले रहा है कोई फसल। तो मान लीजिए किसान ने कोई ऐसी फसल की जो 2 महीने चलने वाली है और उसमें पर्याप्त मात्रा में खाद लगेगी, लेकिन कोई सब्जी की वही फसल दोबारा उस फसल को हटा करके कोई सब्जी की फसल लगाना चाहता है किसान, तो उसको बीच में ही सब्जी खाद की जरूरत पड़ेगी। तो अगर उसको दोबारा खाद की जरूरत पड़ेगी और फिक्स मात्रा है तो फिर किसान कहाँ से लेकर आएगा? ये वाली थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि सब्जियों में या फिर जो ज़्यादा उत्पादन वाली फसलें होती हैं उनमें खाद की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगती है। अगर किसी किसान ने बीच में दूसरी फसल लगा दी है तो उसको या तो फिर स्प्रे वाली जो खादें होती है उसका सहारा लेना पड़ेगा, या फिर पहले से उसको अपना पूरा बायोडाटा तैयार करके रखना पड़ेगा। उसी जो खाद पहले से मिली हुई है उसमें से ही उसको स्टॉक बचा के रखना पड़ेगा। ये कारण एक जो निवारण है वो हो सकता है। अगर किराए पर बात करें तो किराए पर ज़मीन खेती करने वाले लाखों किसान हैं जो किराए पर करते हैं, और उनके जो मकान जो ज़मीन मालिक हैं वो बाहर रहते हैं, कहीं या जॉब करते हैं या फिर कहीं बिजनेस खोल रखा है, तो वो लोग आ नहीं पाते हैं। तो उनको खाद कैसे मिलेगा? उनको खाद मिलने का जो बायोमेट्रिक तरीका था वो तो खैर ठीक था, उसमें OTP जाता था, हो जाता था। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार को हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। जैसे आप देखेंगे तो पहले जो था, पहले क्या हो रहा था कि आधार कार्ड से मिल जाता था, उसके बाद किसान ID बनी, फार्मर रजिस्ट्री बनी,
और अभी देखो ऐप का भी चालू हो रहा है सिस्टम, जो कई जिलों में लागू कर दिया गया। सरकार को भी फिक्स नहीं कर पा रही सरकार कि हम कैसे बांटेंगे, कैसे किसानों तक पहुंचेंगे, इसलिए किसान और ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो हमारे हिसाब से सरकार जो है राशन जैसे बांटती है उस तरीके से अगर लाना चाहती है तो उसमें कुछ सुधार कर सकती है। जैसे हर किसान का डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास हो, और फसल के अनुसार अनुमानित ज़रूरत जो होती है वो पहले से निर्धारित हो, और मशीन जो होती है अंगूठा वाली उसी से बिक्री हो, आधार कार्ड लगा करके उस मशीन से बिक्री हो, आधार सत्यापन हो। और अगर कोई किसान ज़्यादा मात्रा में खाद ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो उसका जो सरकार जो है समीक्षा करवाए और उसके आधार पर उसको खाद दे। लेकिन स्टॉक सरकार को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी किसानों की समस्या हल हो सकती है। एक चीज़ और बता दें कि जिन जिलों में स्टॉक कम हो वहाँ तुरंत सप्लाई सरकार को पहुँचानी पड़ेगी, नहीं तो ये सीजन ऐसी होती है, कोई भी फसल जो होती है वो उसमें जो टाइम होता है बहुत कम होता है, अगर उसमें ज़रा सा भी लापरवाही होती है तो फसल चौपट हो जाती है। तो जो आप इस तरीके से अगर कोई प्लान बनाते हैं तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा ये निकल के आएगा कि सर जो खाद का सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी सीतापुर में जो चल रहा है उसका वीडियो हम आपको बताएंगे, क्या हाल है वहाँ के, बहुत ज़्यादा त्राही मची हुई है वहाँ पर। तो होता क्या है कि देखिए जो रेट है, जैसे अभी आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में जो खाद है सरकार ने उसका रुपया तय कर रखा है कि जो 45 केजी का बैग आपका यूरिया का आता है वो कितने का सरकार दे रही है, 242 रुपये का। ये डीलर रेट है दोस्तों, ये डीलर रेट होता है 242 रुपये पर बैग, ये रेट रहता है। ये सरकार ने कहा, मतलब दिया हुआ है कि इस रेट से दुकानदार को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है, इस रेट पे कभी भी दुकानदार को खाद नहीं मिलती है। जब उसको इस रेट पे मिल नहीं पाती है तो फिर वो 266 रुपये 50 पैसे की कैसे बेच पाएगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, क्योंकि इसके बाद देखिए इसमें 5% जीएसटी लगता है, जीएसटी इन्वॉल्व है इसमें 242 रुपये में। लेकिन हमेशा ये होता है कि 242 रुपये में खाद अगर देता भी है कहीं कभी, जैसे इफ़को का है तो इफ़को के सेंटर होते हैं वहाँ से मिल जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है वो अलग से लगता है। अब मान लीजिए आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो 22-25 रुपये खर्चा बैठ रहा है, और हमाली जो होती है पल्लेदारी वो सब मिला करके ये 275-80 रुपये के आसपास वैसे ही बढ़ जाती है। तो इस रेट में किसान को कैसे कोई बेच पाएगा। तो हमारा यहाँ पर कहना मानना ये है कि अगर सरकार कुछ दुकानें फिक्स कर दे हर 2-3 किलोमीटर रेंज पे, या फिर ब्लॉक वाइज कुछ दुकानें जो सरकार फिक्स करे, उनके यहाँ पर जो खाद का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रहे और उनको इस रेट में सरकार खाद दिलवाए, साथ में फिर उनके पास जो सूची जाए कि यहाँ ये किसान यहाँ के आएंगे, उनका टोकन कटे या कुछ भी हो, तो हमें लग रहा है कि जो खाद है वो इस रेट पर किसान को मिल पाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से, और जितनी निर्धारित मात्रा है उतनी खाद मिलेगी, तो कोई समस्या भी नहीं आएगी। हमारा दोस्तों ये सुझाव है, आपको क्या लगता है, आप लोग अपना जो राय है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमने वीडियो सिर्फ इसीलिए आपके लिए बनाया है, भयंकर गर्मी में हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक देखिए हज़ारों दुकानें हैं, सबको डीलर जो है अलग अलग रेट पर खाद देता है, तो हर जगह पर अलग अलग रेट पर मिलती है और कोई इस पर कंट्रोल कभी कर नहीं पाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल भी ज़मीन के लिए बहुत ख़राब है, जो मिट्टी को है वो ख़राब कर रहा है, उत्पादन की लागत जो है वो बढ़ती जा रही है, और लंबे समय में आपको नुकसान ही होना है अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया संतुलित मात्रा में रखिए, और जो यूरिया है आपके डीएपी है, पोटास है, इनका सबका आप कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में अत्यधिक यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपकी मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी और आपकी जो फसल है वो भी अच्छी होती चलती रहेगी। सरकार जो पहले से अभी यूरिया के लिए क्या कर रही है, देखिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। जैसे पहले नीम कोटेड यूरिया की, क्योंकि फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा चल रही थी, यूरिया जा रही थी, तो वहाँ पर नीम कोटेड यूरिया अनिवार्य कर दिया गया। पॉस मशीनों के थ्रू फिर बिक्री शुरू हो गई, बिक्री के आधार पर सब्सिडी जारी करने के लिए डीबीटी की व्यवस्था सरकार ने की। तो सरकार भी कर रही है बहुत कुछ, लेकिन सरकार इतना आगे तक क्यों नहीं सोच पा रही है कि हमें एक बार में जो निर्णय लेना है वो ले लें। हर बार नया बदलाव, हर बार किसान को लाइन में लगाना है, कहीं इसके लिए लाइन में लगे, कहीं उसके लिए लाइन में लगे, तो किसान भी परेशान हो जा रहा है। तो इन चीज़ों को सरकार को समझना चाहिए, और जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है, और कुछ सुधार हुए भी हैं। तो हमें लग रहा है कि हमें अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहिए। आप लोगों के क्या सुझाव है, आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नए लोग। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।